10 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। करीब 77 साल की एक बुज़ुर्ग महिला जो कि पेशे से डॉक्टर होती है, वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है। उनका फ़ोन नंबर जो था वो चल रहा था, यानी कि किसी से बातचीत कर रही थी। जैसे ही वो थाने में पहुंचती हैं, वहाँ जाने के बाद भी एक महिला सिपाही दिखाई देती है। महिला सिपाही से बातचीत करती हैं, कहते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं, वो आपसे बातचीत करना चाहेंगे। जैसे ही उस महिला सिपाही ने ये बात सुनी, उसने कहा कि अभी एसएचओ साहब आने वाली हैं, आप उन्हीं से बात करवा दीजिएगा। तभी वो कहती हैं कि नहीं नहीं, आप उनसे बात कर लीजिए। जैसे ही आईपीएस ऑफिसर ने वो महिला सिपाही से बातचीत की, तो उस महिला सिपाही के कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिरकार क्या बात करनी है, क्या जवाब देना है। और इसी बीच में एंट्री हो जाती है महिला एसएचओ की। महिला एसएचओ की जैसी बात होती है, करीब 77 साल की वो बुजुर्ग महिला जो पेशे से डॉक्टर होती है, तुरंत ही वो अपना फ़ोन उठाती है। उठाने के बाद महिला एसएचओ के हाथ में दे देती है, कहती है कि साहब एक बार बात कर लीजिए। सामने एक आईपीएस ऑफिसर है, नाम इनका वीके गुप्ता है। जैसी बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, वो भी एसएचओ भी नहीं समझ पा रही थी और इधर से भी गाली देना शुरू कर दिया जाता है, उधर से भी गाली शुरू हो जाती हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि तुम्हें इस स्टेशन का इंचार्ज किसने बनाया, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, बेवकूफ़ हो, जाहिल हो। इस तरह की जब बातें शुरू हो जाती हैं, तो एसएचओ भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं। उधर से वो कह रहा था कि जो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से इनके जो पैसे हैं आप दिलवा दीजिए, जारी करा दीजिए। अब ये एसएचओ के हाथ में ये पावर नहीं होती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर कोई पैसे फंसे हुए हैं तो एक इंस्पेक्टर उस पैसे को कैसे जारी कराए। इसी बात को लेके एक कश्मकश में बात चल रही थी, जद्दोजहद चल रही थी, एक दूसरे से कहा सुनी शुरू हो जाती है। और जो करीब 77 साल की वो महिला डॉक्टर होती है, वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। उन लोगों की दोनों की बातें सुनते हुए वो आराम से चेयर पर बैठ जाती है और बैठ के अपना माथा पकड़ लेती है। तो इसी बीच में एसएचओ कहती हैं कि मैडम आपके साथ तो फ्रॉड हो गया है, दरअसल ये कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं है बल्कि ये फेक आईपीएस ऑफिसर है, आखिरकार बात क्या है। तब महिला डॉक्टर ने अपनी पूरी कहानी बताई, तो पता चलता है कि 14 करोड़ 85 लाख रुपए के आसपास का फ्रॉड हुआ है करीब करीब 15 दिनों के अंदर अंदर। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी से जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक इलाका है ग्रेटर कैलाश सेकंड। ये तारीख थी 24 दिसंबर 2025 के दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक डॉक्टर इंदिरा तनेजा नाम होता है, जिनका उम्र उनकी लगभग 77 साल के आसपास होती है। तभी एक फ़ोन आता है, जो व्हाट्सएप कॉल होती है। जैसे ही कॉल आती है, वो ऑडियो कॉल थी, यानी कि एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, सिर्फ सुन सकते थे। जैसे ही कॉल आती है तो इधर से कहा जाता है कि मैं ट्राई से बात कर रहा हूँ, यानी कि इधर से जो डॉक्टर होती हैं वो कहती हैं कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। इधर से उन्होंने कहा कि मैं ट्राई से बात कर रहा हूँ, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी और अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ। इतना सुनने के बाद इधर से वो बोलती हैं कि हाँ बताइए क्या बात है, क्या दिक्कत है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। जैसे ये बात कही जाती है, वो कहते हैं कि आपका जो नंबर है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। इसके बाद अब आप इस नंबर से, ये हमारी और आपकी अंतिम कॉल होगी, फिर कभी आप बातचीत नहीं कर पाएंगी। जैसे ये बात कही जाती है, वो एकदम से घबरा जाती हैं डॉक्टर साहिबा। वो कहने लगती हैं कि आप ऐसे कैसे मेरा नंबर बंद कर सकते हैं, मैं तो इसी नंबर से बातचीत करती हूँ। मेरे कितने रिश्तेदार, मेरे कितने दोस्त, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, जो मैं वर्क करती हूँ, सब कुछ इसी नंबर पर डिपेंड है। और अगर आप इसी नंबर को बंद कर देंगे तो फिर मैं कैसे काम करूँगी, क्या होगा। इस तरह की बात थी। उधर से वो डांटते हुए, थोड़ा सा तेज़ लहजे में बात करते हुए कहता है कि पता है आपको, आपके खिलाफ 26 शिकायतें अब तक आ चुकी हैं, और 26 शिकायतें जो आई हैं आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। उम्र क्या है वैसे आपकी? वो बताती हैं मैं करीब 77 साल की एक बुज़ुर्ग महिला हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ। तभी वो कहते हैं कि अच्छा आप बुज़ुर्ग हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी शर्म और लिहाज नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह की वीडियो देखती हैं, जिस तरह की वीडियो कॉल आपके नंबर से होती हैं, उस तरीके से तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि एक बुज़ुर्ग आदमी ऐसे कैसे बात कर सकता है। तभी वो अपने आप को संभालते हुए, थोड़ा सा हिम्मत से काम लेते हुए कहती हैं आप किस नंबर की बात कर रहे हैं। तभी उधर से बताया जाता है एक नंबर, कि ये नंबर है आपका मोबाइल नंबर, जो आपके ही आधार कार्ड पर इशू हुआ है। और इस नंबर से बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी आपत्तिजनक बातें, कई बात तो ऐसी होती हैं जो हमारे देश के खिलाफ हो रही हैं। आखिरकार आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। तभी वो महिला डॉक्टर कहती हैं कि जिस नंबर की आप बातें कर रहे हैं वो मेरा नंबर है ही नहीं। तो वो कहता है कि ये नंबर तो आपके नाम से इशू है, आपको इस बात का पता नहीं है। और इस पे जो इनकम हो रही है, उस इनकम का जो इस्तेमाल हो रहा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो रहा है, वो देश विरोधी गतिविधियों के लिए हो रहा है, वो आतंकवाद के लिए हो रहा है। अब देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपके
को गिरफ्तार करना पड़ेगा और आपके खिलाफ वैसे भी महाराष्ट्र में एक FIR दर्ज है, महाराष्ट्र के कोलाबा पुलिस स्टेशन के अंदर। आप इससे पहले कि वो व्यक्ति पूरी बात कर पाता, तुरंत ही इसके बाद एक IPS ऑफिसर जो बात करना शुरू कर देता है। ये बड़े साहब हैं, आपसे बातचीत करेंगे और मैं उनको लाइन पर ले रहा हूँ। जैसे ही लाइन पर लेने वाली बात आती है, उधर से एकदम से वीडियो कॉल शुरू हो जाती है। अभी तक जो बात चल रही थी वो ऑडियो कॉल के थ्रू बात चल रही थी, इधर से बातचीत करना शुरू कर देता है। वो व्यक्ति कहता है कि मैं IPS ऑफिसर VK गुप्ता बात कर रहा हूँ, मैडम क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ? तो इधर से उन्होंने बताया अपने बारे में, फिर से वही अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ, ग्रेटर कैलाश सेकंड में रहती हूँ, नाम मेरा डॉक्टर इंदिरा तनेजा है और मैं उम्र लगभग इतने साल के आसपास है। वो घबराई हुई थी, डरी हुई थी। अब एक IPS ऑफिसर सामने बातचीत कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैडम ये कोलाबा पुलिस स्टेशन लगता है महाराष्ट्र में, मुंबई में, आपको वहाँ पर आना पड़ेगा। जैसे ये बात सुनी जाती है, कही जाती है, इतना सुनने के बाद कहती हैं कि पता है आपको यहाँ से मुंबई कितनी दूर है दिल्ली से? वो कहते हैं कि ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1370 किलोमीटर का फासला है, आपको आना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं आई तो आपके लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। आपको पता है कि इसी पुलिस स्टेशन के अंडर में आने वाला एक कैनरा बैंक है, उसमें आपके नाम से एक अकाउंट खुला हुआ है और अकाउंट खुलवाने की क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन से कागज़ लगते हैं, सबको पता है? आपको नहीं पता है? वो IPS ऑफिसर ने डराते हुए, धमकाते हुए और टाइट करते हुए जब इस महिला डॉक्टर से ये बातचीत कही, तो उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपको पता है तो आपका आधार कार्ड तो हो सकता है कोई और इस्तेमाल कर ले, लेकिन जो आपका थंब लगा हुआ है, यानी कि अंगूठा लगा हुआ है, बिना अंगूठे के एक अकाउंट नहीं खुल सकता, तो आपने अंगूठा कैसे दे दिया? अब बस महिला यहीं पर एकदम से समझ नहीं पा रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि वो इतना पूरी तरह से घिर चुकी थी। इसी बीच में उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया, थोड़ा भावुक हो जाती हैं, कहती हैं कि हमने बहुत साल, करीब 35 साल अमेरिका में सर्विस की है, यानी कि वो डॉक्टर रहते हुए वहाँ पर काम करती थी, लोगों का देखभाल करती थी। पेशे से डॉक्टर के साथ साथ उनके जो पति हैं, जिनका नाम डॉक्टर ओम तनेजा है, वो IIT इंडिया से करने के बाद सीधा अमेरिका चले जाते हैं। वहाँ रहकर पति और पत्नी काम कर रहे थे और काम करते करते सेवा कर रहे थे। तभी उन्होंने विवेकानंद जी को पढ़ा। उन्हें पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अपने देश की भी सेवा करनी है। तब इन्होंने वक्त से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद साल 2015 में वो पति और पत्नी दोनों इंडिया आ जाते हैं और इंडिया आने के बाद यहाँ पर इंडिया की सेवा करना शुरू कर देते हैं, भारत माँ की सेवा करना शुरू कर देते हैं। आप हमें ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, हमारे नाम से कुछ गलत हो रहा है, तो आप हमारी मदद करिए। वो बताना शुरू कर देते हैं। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, इन जगहों पर जाकर गरीब बच्चों की हम लोग देखभाल करते हैं, उन्हें दवाइयाँ देते हैं, उनका इलाज करते हैं। सारा काम कई NGO से, कई चैरिटेबल संस्थाओं से हम लोग जुड़े हुए हैं। इस तरह की महिला ने जब बात बताना शुरू किया है तो वो IPS ऑफिसर का थोड़ा दिल पसीज जाता है। वो कहता है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे भी अपने बेटे की तरह ही समझो। इस तरह की बात आती है तो जब महिला थोड़ी सी शांत हो जाती है, डॉक्टर साहिबा से कहा जाता है कि आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा और लेटर में ये लिखना पड़ेगा कि आखिरकार आप मुंबई की कोलाबा पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं आ सकती हो। ये लेटर आप सुप्रीम कोर्ट के नाम लिख दीजिए। जब ये सुप्रीम कोर्ट के लिए लेटर लिख जाएगा तो हम ये लेटर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देंगे। अभी बहुत जल्दी ही आपकी एक तारीख भी पड़ने वाली है। जब इस तरह की बात आती है तो एक लेटर लिखती हैं और लेटर में लिखा जाता है कि जो उनके पति हैं, जिनका नाम डॉक्टर ओम तनेजा है, दरअसल वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अभी उनकी हार्ट की सर्जरी हुई है और एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनकी देखरेख में हैं और वो इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकते, इसलिए हम मुंबई नहीं आ सकते। इस तरह की बात ही पहला लेटर वो लिख दिया जाता है और उधर से फिर वो अब जो बात कर रहे थे बहुत गर्मा गर्मी के साथ, वो अब गर्मा गर्मी नहीं बल्कि नरमी के साथ बातचीत होना शुरू हो जाती हैं। इसी बीच में एक फ़ोटो दिखाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि क्या आप इस फ़ोटो को देखकर पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति कौन है? तो इधर से कहा जाता है कि हम तो इस व्यक्ति को नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं। बताया जाता है कि इस व्यक्ति का नाम है नरेश गोयल, जो कि इसके प्राइवेट जेट हैं और लगभग इसने 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फ्रॉड किया हुआ है और इस फ्रॉड के इस हिस्से में आपका नाम भी शामिल है। आपने कई यात्राएं इनके प्राइवेट जेट में की हुई हैं। तभी वो महिला और उसके जो पति हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, जिनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास है, वो कहने लगते हैं कि हम प्राइवेट जेट में तो कभी आज तक सफ़र नहीं किए, हमने तो वैसे सामान्य हवाई जहाज़ में ही सफ़र किया है। आप इस तरह की कैसे बातें कर रहे हैं? उन्हें नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो नरेश गोयल है उसकी जो प्राइवेट जेट से लोग जो सफ़र करते हैं उसमें आपके नाम की टिकट हैं। जो 500 करोड़ रुपए का घपला घोटाला हुआ है, उस घपले घोटाले में आपका भी नाम शामिल है। इस तरह की बात आती है तो एक बार फिर से उनसे कहा जाता है कि आपको एक लेटर और लिखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के नाम ही। उसमें कुछ
टेक्निकल कुछ एक प्रारूप बताया जाता है, एक मसौदा तैयार करके दिया जाता है कि इस तरह का एक लेटर है। उनसे कहा जाता है कि आपको ये बताना है उसमें कि हम किसी भी तरह की जो जांच होगी हम उस जांच को कराने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, और आप चाहें तो हमारा कोई भी बैंक अकाउंट वगैरह चेक कर सकते हैं, हम कहाँ रहते हैं वो सारी आप जानकारी ले सकते हैं, हमारे परिवार में कौन कौन है। इस तरह का एक प्रारूप दिया जाता है, और जो दिया जाता है वही एक कागज़ पर लिख दिया जाता है। लिखने के बाद उसको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाता है। इस तरह की लगातार बातचीत चल रही थी, और बातचीत लगभग 3 घंटे तक होती रहती हैं। उसके बाद जब ये दूसरा लेटर भी दे दिया जाता है और वेरिफिकेशन के लिए हाँ कर दी जाती है, तभी कहा जाता है कि अगले दिन यानी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे का जो पर्व है, त्यौहार है, तो इसलिए उसमें छुट्टी रहेगी। लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच में जो बातचीत हुई है, इस बात को किसी से भी शेयर मत करना। अगर आपने शेयर कर दी तो ये नरेश गोयल आपकी हत्या करा देगा, और ये दोनों पति पत्नी आप मारे जाएंगे। आपको बच्चों की भी दिक्कत आ सकती है। आपके बच्चे वैसे भी आप बता रहे हैं कि वो अमेरिका में ही रहते हैं, तो इसलिए आप इस बात को किसी से भी डिस्क्लोज मत करना। और 26 तारीख को आपकी कोर्ट के अंदर एक पेशी होगी। जब बात पेशी की आती है वो डर जाते हैं, कहते हैं कि हम कैसे जाएंगे। कहते हैं बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो 2 लेटर लिखे हुए हैं, इन 2 लेटर के माध्यम से हम आपकी जो भी पेशी होगी वो ऑनलाइन करवा देंगे। आखिरकार 26 तारीख आ जाती है, 26 दिसंबर 2025, और उसके बाद फिर जो वीडियो कॉल पे बातचीत होनी शुरू होती है, तो सामने एक अदालत है, जज है, और जज के सामने फिर ये रोते हुए बिलखते हुए अपनी पूरी कहानी बयां करती हैं कि साल 2015 में हम लोग अमेरिका से इंडिया आए थे भारत की सेवा करने के लिए, भारतवासियों की सेवा करने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी के उपदेशों के अनुसार ही हमें उन बातों का इतना असर पड़ा कि हमने पूरी सेवा अगर अमेरिका की है तो हम अपने देश की भी सेवा करेंगे। यहाँ बच्चों को, बुज़ुर्गों को, महिलाओं को उनका इलाज करेंगे, उन्हें दवाइयाँ देंगे, और संस्थाओं से जुड़े इस तरह की पूरी बात कही जाती है। जज ने पूरी बात सुनी, पूरा का पूरा ऐसा माहौल था। अब इसी बीच में जज साहब ये कहते हैं कि मैं आपकी पूरी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जो टीम कहती है, ये जांच करने वाले अधिकारी कहते हैं आपको इनका सपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जो भी आपसे बातचीत कही जाती हैं, आपको उसका पालन करना होगा, और हम इसमें आपकी इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। बस मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपके साथ वो सही तरीके से पेश आएँ, आपके साथ वो गलत तरीके से बिल्कुल भी पेश ना आए। जज ने भी इस तरह की बात की। आखिरकार ये पूरी तरह से घिर जाते हैं, और इनको अब डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। डिजिटल अरेस्ट में सबसे पहले इनसे जानकारी ली जाती है कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आपके क्वालिफिकेशन कितनी है, आपके बच्चे कितने हैं, आपके बच्चे कहाँ रहते हैं, साथ ही आपके घर में मेड आती है कि नहीं आती है, नौकर कोई आता है कि नहीं आता है। इस तरह की पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली जाती है। इकट्ठी करने के बाद अब उनसे कहा जाता है कि आपको अपने जितने भी बैंक अकाउंट हैं, आपके जितने भी बैंक अकाउंट के अंदर जितने भी पैसे हैं, एक एक रुपए का हिसाब किताब देना होगा। इस तरह से उन्होंने हर बैंक के अकाउंट के बारे में पहले डिटेल खंगालनी शुरू करी। डिटेल खंगालने के बाद हर बैंक के बारे में बताना शुरू कर दिया कि हमारा इस वाले बैंक में हमारा इतना रुपए पड़ा हुआ, उस बैंक में इतना रुपए पड़ा हुआ। हर बैंक के बारे में डिटेल बता ही रहे थे। इसी बीच में जो इनके घर का ड्राइवर होता है, ड्राइवर आ जाता है दरवाज़ा खटखटाता हुआ, जैसे उसके रोज़ की आदत होती है आने की। उस कोई रोक नहीं टोक नहीं, बुजुर्गों के साथ उन्हें जहाँ जहाँ लेके जाना होता है वो ड्राइवर ही लेके जाता है। और वो जैसे ही आता है तो मैम को आवाज़ लगाया था, मैम आप कहाँ हैं। इधर से जो वीडियो कॉल है वो लगातार चल रही थी, वो शांत हो जाता है। इधर से ड्राइवर कहता है कि मैम वो मैंने ना एक्सरे करा लिया है, मेरे जो घुटने में बहुत तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था, आप एक बार एक्सरे देख के बता दीजिए कि आखिरकार मेरे घुटनों में कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी है। जैसे ये बात आती है, उधर से वो जो डॉक्टर होती हैं महिला, जो बुज़ुर्ग महिला होती हैं, वो एकदम से इशारा करती हैं उस ड्राइवर को कि बिल्कुल शांत रहना है और तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। अब जो वीडियो कॉल पे एक IPS ऑफिसर बातचीत कर रहा है, VK गुप्ता, उसने मैम को डराना, धमकाना, डांटना शुरू कर दिया। बहुत डांटा। डांटने के बाद कहा कि हम आपके साथ ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे हम आपके बच्चे हैं, और आप हमसे लगातार बातें छुपा रही हैं। आपके घर में ये एक अनजान शख्स अचानक से चला आया और आप ये बता ही नहीं रही हैं कौन है ये आदमी। फिर बताया जाता है कि हमारा ड्राइवर है। इसी बीच में उन्होंने कहा कि आप अपने घर से बाहर जाके देखिए, कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे होंगे। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो कुछ लोग आ भी रहे थे, जा भी रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये सादा वर्दी में कुछ पुलिस वाले घूम रहे हैं। अगर आपने जरा से भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो पुलिस वाले आपको आएंगे, आपके हाथों में हथकड़ी डालेंगे। हथकड़ी डालने के बाद फिर आपको पूरे मोहल्ले में यहाँ से लेके जाएंगे, फिर आपकी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए जो भी बातें हैं हमसे बातचीत बिल्कुल बताते रहिए, सही कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने जो भी बातें थी वो बताना शुरू कर दिया। हर एक बैंक की डिटेल उन्होंने बताना शुरू कर दिया। अब ड्राइवर साथ जा रहा है।
अब बैंक के अंदर जब जाना होता है, आरटीजीएस करानी होती है, जितने रुपए की, पहले 2 करोड़ की कराई जाती है, फिर 2 करोड़ 10 लाख की कराई जाती है, फिर 2 करोड़ की कराई जाती है, इस तरह से आरटीजीएस कराई जाती रही। अब बैंक में जब पूछा जाता था कि इतने पैसे, तो एक कहानी सुनाई गई थी कि इस कहानी को ही रट लेना, यही जो बैंक वाले पूछेंगे यही बताना। इसके अलावा अगर आपने कुछ बताने की कोशिश की, मामला देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, मामला फिर आपकी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। एक तरफ अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो फिर हमारी एजेंसियां आपको परेशान करना शुरू कर देंगी, आपको गिरफ्तार कर लेंगी। अगर ये बात लीक हो जाती है बैंक के माध्यम से, किसी के माध्यम से, तो नरेश गोयल की जो टीम है ना, वो आपको कहीं भी ऑन द स्पॉट आपको स्पाई के माध्यम से मरवा सकती है, आपको गोली लग सकती है। जब इस तरह की बात थी तो वो डरे हुए थे। आखिरकार बैंक जाते रहते हैं। अब ड्राइवर ने पूछा भी कि मैम आप इतनी बार तो कभी बैंक में गई नहीं है, आखिरकार बैंक में क्यों जा रही हैं बार बार? तभी वो भी चुप हो जाती हैं, इशारा करती हैं कि नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। पति और पत्नी बैंक जाते हैं, कभी घर रहते हैं, लगातार ऐसे ही प्रोसेस दर प्रोसेस चल रहा था। और इसी बीच में पति और पत्नी को याद आता है कि हमारी 50 लाख रुपए की एक एफडी है, हमने हर अकाउंट के बारे में तो जानकारी दे दी है, लेकिन हमने उस 50 लाख रुपए की एफडी के बारे में जानकारी नहीं दी है। लेकिन आपकी बार जो उसके पति ने कहा, डॉक्टर ओम तनेजा जी ने, कि जब आपकी बार उनका फ़ोन आया तो इस बात को भी जिक्र कर देना कि ये हमसे कागज़ छूट गया था, हमें पता नहीं था, हम जो ऐसे ढूंढने लगे तो 50 लाख रुपए की एफडी थी। अब जैसे ही वो फ़ोन आता है, फ़ोन आने के बाद फिर बातचीत होती है, उन्होंने फिर कहा कि ये 50 लाख रुपए की एफडी थी, हमने इसके बारे में आपसे जिक्र नहीं किया था, बाकी सारे एक एक रुपये का तो हमने हिसाब किताब दे दिया है। तब वो 50 लाख रुपए की एफडी थी, अगर वो बच सकती थी तो वो भी बच जाती, लेकिन वो बच नहीं पाती। आखिरकार वो भी हाथ से निकल जाती है। और इस तरह से करते करते 14 करोड़ 85 लाख रुपए उन्होंने अलग अलग बार में ट्रांजैक्शन करते हुए उस बुजुर्ग दंपति ने, इसमें एक रिटायर्ड इंजीनियर होता है, इसमें एक रिटायर्ड डॉक्टर होते हैं, दोनों लगातार पैसे जारी कर रहे थे। और उसके बाद कहते हैं कि अब हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है। और तारीख आ जाती है 10 जनवरी 2026। इसके बाद वीडियो कॉल चल रही है। वीडियो कॉल चलने के बाद उनसे कहा जाता है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ जाने के बाद कोई भी ऑफिसर हो तो हमारी बातचीत कराना। इस तरह की बात थी। अभी तक इन्हें लग ही नहीं रहा था कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। अब नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, पहले महिला सिपाही मिलती है, महिला सिपाही से बातचीत हो नहीं पाती। उसके बाद फिर उस थाने की एसएचओ जो लेडी ऑफिसर होती हैं वो बातचीत करती हैं। अब जैसे ही वो वीडियो कॉल वाला बातचीत कर रहा है तो बातचीत करने के दौरान ही अब एसएचओ को धमकाना शुरू कर देता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें किसने इंस्पेक्टर बना दिया है, आपको पता ही नहीं है, आरबीआई से पैसे वापस कराने हैं, इनके पैसे वापस कराइए, हमने पूरा लेटर वेटर सब दे दिया है। वो जो भी लेटर थे लिखित में, जो राइटिंग में थे, वो सब दिखाए जाते हैं। वो शुरुआत में एसएचओ समझ नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इस दंपति के साथ तो फ्रॉड हो चुका है, थोड़ा बहुत नहीं, 14 करोड़ 85 लाख रुपए का। देखते ही देखते मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगता है। देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया होती है बुजुर्ग दंपति के पास पहुंच जाती है, पूरी कहानी जानने की कोशिश करने लगती है। दिल्ली पुलिस हरकत में आ जाती है और दिल्ली पुलिस हरकत में आने के बाद स्पेशल सेल की जो साइबर यूनिट होती है IFSO को जांच सौंप दी जाती है और उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, हम आपकी बहुत जल्द से जल्द मदद करने की कोशिश करेंगे, आपके जो पैसे हैं उस दिलाने की कोशिश करेंगे। जो बुजुर्ग दंपति हैं वो मीडिया के सामने जब इंटरव्यू दे रहे थे तो बार बार एक ही बात कर रहे थे। उनके जो बच्चे हैं, बेटा और बेटी, जो अमेरिका में रहते हैं, वहीं रहकर अपनी नौकरी करते हैं, वहीं रहकर अपना काम करते हैं, तो वो कह रहे थे कि मम्मी और पापा, बहुत दिन आपने देश की सेवा कर ली है, अब आप बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, आप इंडिया से वापस अमेरिका आ जाइए, क्योंकि अब आपका वहाँ पर ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ गरीब बच्चों के साथ उनके इलाज करने के दौरान, उनकी मदद करने के दौरान, चाहे वो यूपी के हों, हरियाणा के हों, हर किस जगह के बच्चे हों, उनके साथ जब रहते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर में उनका वक्त बहुत ही सही गुजर रहा था। और ये सारी बातें उन फ्रॉड लोगों को भी बताई जा रही थी, लेकिन उन फ्रॉड लोगों के दिमाग पर ना तो इन बातों का कोई असर पड़ रहा था, ना ही इन्हें ये लग रहा था कि ये इतने दिन अमेरिका में रहे, फिर यहाँ देश की सेवा करने के लिए आए हैं, इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्हें मतलब था सिर्फ पैसे से। और उसके बाद जब ये बात आती है तो बार बार वो रोने लगते हैं, और जब रोते हैं, पूरी कहानी बताते हैं तो हर किसी का दिल पसीज जाता है, लेकिन उन लोगों का दिल नहीं पसीजा जिन लोगों ने उनके साथ ये फ्रॉड किया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इस तरह से अगर किसी के पास भी कॉल आती है तो आप जो बाद में वहाँ पर जाते हैं पुलिस स्टेशन, आप पहले ही चले जाइए कि हमारे पास इस तरह से कॉल आ रही है। आपको बिल्कुल भी डरने की, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर डर लगता भी है तो आप उसकी कॉल कट होने के बाद 1930 पर फ़ोन लगाकर
अपने बारे में बता सकते हैं कि हमारे पास कुछ कुछ इस तरह का फ़ोन आया है। फ़ोन पर आपको कोई कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कुछ डर है तो आप जाकर पुलिस से मदद मांग सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप डिजिटल अरेस्ट ना होइए, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी भर तक की कमाई ऐसे ही लोग लूट सकते हैं, जिस तरह से इस बुजुर्ग दंपति की लूटी गई थे। जाते जाते ये कमलकांत मौर्य हैं जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, मोहम्मद शौकत अली जो कि केरला के रहने वाले हैं, निशु कुमारी हैं, उर्मिला गुप्ता कानपुर से हैं, शशि कुमार बिहार से, रईस कुरैशी मुरादाबाद से, रमज़ान अंसारी श्रावस्ती से, रजनीश यादव सीतामढ़ी से, सूरज सिंह, नीलेश नाविक वाराणसी से, अमृतसर से कुलदीप सिंह, सत्यनारायण दिल्ली से, मोहम्मद सगीर, गोविंद प्रजापति दमोह से, एहसान खान यमुना नगर से, साबिर मलिक बागपत से, नासिर बाबू बलजिंदर सिंह लुधियाना से, फूलचंद, अजीत सिंह सुल्तानपुर से, गजेंद्र सिंह रुड़की से, राहुल प्रजापति कुशीनगर से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।